Hello students, good morning. I am Ravindra Kumar Beda. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the heating effect of electric current and the power and electric energy के बारे में हमने डिस्कशन किया था. Today we are going to discuss about the EMF, electromotive force, potential difference between the two cells and internal resistance of the two cells. क्या होता है ये वाला चीज EMF, क्या डिस्कशन करेंगे. EMF पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, यही सब हमने डिसाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे. EMF पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. EMF क्या होता है, पहले डिस्कशन क्या करेंगे EMF के बारे में. ये EMF क्या होता है, EMF का मतलब है ये बैटरी, ये एक बैटरी होता है, क्या कोई सेल होता है मेरा, हाँ कि नहीं. इसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, ये कितना पोटेंशियल वोल्टेज मेजर करेगा जब यहाँ पे कोई दूसरे चीज मतलब कोई रजिस्टर या सर्किट एलिमेंट कोई कनेक्ट नहीं होगा, करंट इसमें नहीं प्रोवाइड होगा. when there is no current in the external circuit, when there is no current in the external circuit, when there is no current in the external circuit, then V इक्वल टू E. ये क्या है, V इक्वल टू E का मतलब क्या है, V मेरा है पोटेंशियल डिफरेंस, E मेरा क्या है EMF ऑफ सेल, E मेरा क्या है EMF ऑफ सेल. ये कैसा चीज है, सोच जरा. EMF एक ऐसा चीज है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इक्वल तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इक्वल होता है. कब इक्वल होता है, जब सर्किट में कोई करंट नहीं हो. मतलब मान के चल के ये मेरा एक सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस R है, मगर ये सर्किट ओपन है. क्या है, ओपन है. इसका मतलब ये हुआ, इसको मैंने यहां से क्या किया है, ओपन कर चुका हूं. ये वाला उसको ओपन उसको बोलते हैं. मतलब कोई, मतलब क्या, मैंने स्विच ऑन नहीं किया है, स्विच मेरा क्लोज है, स्विच मेरा क्या है, स्विच मेरा ओपन, मतलब स्विच ऑन नहीं किया, स्विच मेरा ऑफ है. इसी को हम ओपन सर्किट बोलते हैं. आया समझ में कि नहीं. स्विच मेरा जब ऑफ होगा उसी को हम ओपन सर्किट बोलते हैं. जब स्विच ऑफ है वहां पे बैटरी में कितना पोटेंशियल मेजर हो सकता है, बैटरी कितना पोटेंशियल को मेजर कर सकता है. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है, इसी को भी हम बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब ये वर्क डन यूनिट चार्ज से कैसे होता है, इसका मतलब ये है जब हमने कोई सर्किट एलिमेंट में, देखो इधर सर्किट एलिमेंट में ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक चार्ज को मैंने मूव किया, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक चार्ज को मैंने मूव किया. अब इसी को मैंने एक सर्किट के अंदर ऐसे डाल दिया, सर्किट के अंदर ऐसे डाल दिया, यहाँ पे बैटरी है. तो मान के चलो कि ये चार्ज को मैं इधर से मूव कर रहा हूं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल को, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को. ये एंड मेरा हायर पोटेंशियल में है, ये एंड मेरा लोअर पोटेंशियल पे है. अगर मैंने चार्ज को हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव किया तो मेरा W इक्वल टू V इक्वल टू, यहाँ पे जो V आता है वो होता है मेरा W/Q. एंड दिस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. दिस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. एंड the charge is moving from higher potential to lower potential. Charge is moving from higher potential to lower potential. आया समझ में कि नहीं. अब जब इसी चार्ज यहां तक चलेगा, क्या ये बैटरी के अंदर इधर चलेगा, क्या ये बैटरी के अंदर इधर चलेगा, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल.
मतलब क्या चलेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो द वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज, वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल, इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। आया समझ में ना, यहाँ पे किसी का दिक्कत है? अरे आया समझ में ना, यहाँ पे किसी का दिक्कत है क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना। ईएमएफ का मतलब क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन द चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करने में हमको जितना वर्क डन हो रहा है चार्ज के साथ, उसी को हम बोल रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम क्या है? ईएमएफ का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि इसमें फोर्स लगा हुआ है, ये वाला फोर्स, मगर नाम से इसका कुछ काम नहीं हो रहा है, नाम से उसका कुछ काम नहीं हो रहा है। नाम कुछ अलग, काम कुछ अलग, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, नाम में कुछ काम में कुछ, वाह हाँ कि नहीं? अब देखो, नाम पे गांधी, काम के चलो छोड़ दो। अब यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम द if the charge moving from positive potential higher potential to negative lower potential then it is known as potential, it is known as potential। ये जो EMF होता है ये बैटरी के पास होता है, ये सर्किट में नहीं, बैटरी के पास होता है। आया समझ में? तुम मार्केट जाते हो, एक बैटरी लाते हो खरीद के, हाँ कि नहीं? उसमें लिखा गया होता है कि 5 वोल्ट या 12 वोल्ट या 1.5 वोल्ट का बैटरी। वो जो वैल्यू लिखा होता है 5 वोल्ट या 12 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, यही होता है इसका ईएमएफ, यही होता है इसका ईएमएफ। आया समझ में? अरे हाँ या ना, यही होता है इसका ईएमएफ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब जब बैटरी तुम ऐसे खरीद के लाते हो, यहाँ पे कुछ करंट होता है क्या? कुछ नहीं, करंट नहीं होता। जब इसके पास करंट नहीं होता है, जब इसके पास करंट नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। कहाँ गया ईएमएफ? मतलब व्हेन देयर इज नो करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। जब एक्सटर्नल सर्किट, ये वाला मैं प्रूव करूंगा, डोंट वरी, ये कैसे हो रहा है मैं प्रूव करूंगा, धीरे धीरे बता रहा हूं। देखो, व्हेन देयर इज नो करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। ये बात मैं प्रूव करते रहूंगा। अब हम क्या जानेंगे कि ईएमएफ क्या होता है? एक वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। कब होता है ना? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल को हम मूव करते हैं। कब ये हम कर सकते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? जब हम बैटरी के अंदर मूव करेंगे, बैटरी के अंदर मूव करेंगे। अच्छा, क्या होता है? देखो, इसको एनर्जी चाहिए। ये सेल क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको? दूसरे एलिमेंट को। यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर, कोई जितना फैन, बॉल, फ्रिज जितना लगा हुआ होगा, सबको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या होता है? देखो, ये यहां से आया, अब जब यह चार्ज यहां से मूव करेगा, ये एनर्जी को साथ लेके चलेगा, एनर्जी को साथ लेके चलेगा। रास्ता में यहाँ पे जो जो मिलेंगे उसको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, रास्ते में उसको जो जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मिलेंगे, सबको ये क्या करेगा? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब इसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगा, फिर ये आएगा यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आएगा, अब ये कैसे मूव करेगा? उसको ऊपर कुछ वार करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ वार करना पड़ेगा। क्यों वार करना पड़ेगा? क्योंकि इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आने के लिए कुछ वार करना पड़ेगा, ताकि वो क्या करे? चार्ज उस एनर्जी को लेके सर्किट में जो जो एलिमेंट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सर्किट में जो जो इक्विपमेंट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये मैं चीज क्या है समझ रहे हो ना? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in order to move the charge from lower potential to higher potential, in order to move the charge from lower potential to higher potential, हाँ कि नहीं? अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं, when there is no current in the external circuit, the potential difference is equal to EMF। ये अब तक ये याद रखो, बाद में मैं बताऊंगा। कब ये आएगा? नो करंट एक्सटर्नल सर्किट मतलब ओपन सर्किट में EMF आएगा। ऐसा समझ में? ओपन सर्किट में EMF आएगा।
बैटरी अगर कनेक्ट नहीं हुआ है सर्किट में तो भी उसके पास ईएमएफ आएगा। यहां तक हो गया क्या? अरे हाँ कि नहीं? ये क्या करता है? ईएमएफ प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक एलिमेंट या सर्किट एलिमेंट, ऐसे ही लिख सकते हो। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां पे तुम्हारा घर है, सोच ले यहां पे तुम्हारा घर है, घर के ऊपर कोई टंकी है, वाटर टैंक है, ये वाला क्या है? वाटर टैंक है, हाँ कि नहीं? नीचे तुम्हारा सप्लाई वाटर आ रहा है, नीचे तुम्हारा सप्लाई वाटर आ रहा है, पाइप है, नीचे तुम्हारा क्या है? पाइप है, सप्लाई वाटर आ रहा है। अब पाइप से पानी जब अगर टैंक फुल हो गया, सोच ले यहां पे तुम्हारा किचन है, यहां पे तुम्हारा किचन है, यहां पे कोई एक पाइप है, यहां पे कोई तुम्हारा एक पाइप है, घर के पास एक सप्लाई वाटर है, तुम इस पानी को यूज कर सकते हो, किचन में एक पाइप है और यहां पे एक टैंक वाटर है। जब तुम किचन का पाइप खोलते हो तो पानी कहां से आता है? पानी टैंक से आता है, अरे हाँ कि नहीं? पानी कहां से आता है? टैंक से आता है। मगर इस टैंक को पानी कहां से जाता है? इसी सप्लाई वाटर के चलेगा, इसी सप्लाई वाटर को चलेगा। कैसे चलेगा? कि यहाँ पे हम एक क्या करते हैं? पंप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पंप या मोटर यूज करते हैं। ऐसा समझ में? पंप या मोटर यूज करते हैं पानी को नीचे से ऊपर तक लाने के लिए, पानी को नीचे से ऊपर तक लाने के लिए। ये सप्लाई वाटर से, ये पाइप से, किचन का पाइप का कोई कनेक्शन नहीं है, ये सप्लाई वाटर से किचन के पाइप का कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक पंप या मोटर यूज करना पड़ेगा, पंप या मोटर यूज करना पड़ेगा, उसको लेके पानी को लेके ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे जो पंप काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, लो लेवल से हायर लेवल को पानी को ले रहा है। आया समझ में? इसी तरह यहाँ पे ईएमएफ जो वर्क डन कर रहा है, चार्ज को ये क्या करे? बैटरी के अंदर, चार्ज को बैटरी के अंदर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल को मूव करता है। लोअर पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल से ये क्या करता है? मुझको मूव करना पड़ रहा है। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ ना? ईएमएफ of a source is defined as the work done per unit positive test charge in bringing the charge from lower potential to higher potential, in lower potential to higher potentials in an open circuit। EMF कब पॉसिबल है? ओपन सर्किट में पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब ये देखो यहाँ पे और क्या होता है, अच्छा मिटाता हूं उसके बाद समझाऊंगा, मिटाता हूं थोड़ा यहां से नीचे तक। यहां पे जब हमने रजिस्टर यूज किया तो दिखेंगे अब रजिस्टर में कितना ईएमएफ वो दे रहा है, रजिस्टर कितना ईएमएफ मुझे दे रहा है। जब मैंने यहाँ पे कोई रजिस्टर ऐसे यूज किया, देखो रजिस्टर यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे बैटरी था, ये मेरा सेल या बैटरी है, इसके पास ईएमएफ ई है, अब ये इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, अब करंट ऐसे जा रहा है। ईएमएफ कब पॉसिबल था? व्हेन देयर इज नो करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस across the cell is equal to EMF of the cell। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसी चार्ज को हमको मूव करना पड़ेगा। जब मैं इसी पॉइंट से इसी पॉइंट को लूं, बिटवीन द टू टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है? बिटवीन टू टर्मिनल, बिटवीन द टू टर्मिनल, मतलब ईएमएफ के लिए चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाना पड़ता है। यहां से शुरू होता है, ये यहां जाता है, फिर आके यहां से ऐसे जाता है। मगर पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को ये ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक मुझे मूव करना पड़ेगा। और जो वर्क डन मैंने किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, in order to move the charge from point A to point B, that is known as potential difference between the cell। Potential difference between the cell is the amount of work done to taking a unit positive charge from higher potential to lower potential or in between the 2 points of a circuit, in between the 2 points of the circuit। आया समझ में? अरे हाँ या ना? EMF is the amount of work done in bringing the charge from lower potential to higher potential or in total the circuit। आया समझ में?
अब यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा यहाँ पे जो V आता है, यहाँ पे क्या आएगा, V आएगा। V का फॉर्मूला क्या है, IR है, V इक्वल टू IR बनेगा ना। V में जो IR आता है वो क्या दिखा गया कि E थोड़ा सा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन V हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। जब हमने देखा बैटरी को लाके यूज किया, उसके साथ एक रेजिस्टर हमने लगाया, तब हमने देखा रेजिस्टर ने जो मेरा पोटेंशियल दे रहा है, रेजिस्टर जो मुझे पोटेंशियल दे रहा है, उसमें से क्या हुआ कि किसे पोटेंशियल मेजर करेंगे ना, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा लो, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा लो, हाँ कि नहीं। जब मैंने पोटेंशियल मेजर किया यहाँ पे, तब मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने पोटेंशियल यहाँ से मेजर किया तब मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ई का, वो थोड़ा ग्रेटर हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर 50 वोल्ट का आ रहा है तो यहाँ पे मेरा 37 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे मेरा 37 वोल्ट आ रहा है। तो और एनर्जी कहाँ गया, और जो वोल्टेज था वो कहाँ गया, मतलब इसका मतलब सर्किट में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है, सर्किट में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, ड्रॉप होना है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ड्रॉप हुआ, ये क्वेश्चन है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ड्रॉप हुआ। देखो अच्छा, ये मैं मिटाता हूं थोड़ा सा। अब क्या होता है, जब मैंने, सोचो जरा सा, जब मैंने यहां से यहां तक मूव किया है, जब मैंने यहां से यहां तक चार्ज को मूव किया है, तो रास्ते में कोई ऑपोजिशन आएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, अरे हाँ या ना। जब मैंने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को चार्ज को मूव किया है, देयर मस्ट बी सम ऑब्स्ट्रक्शंस, हाँ कि नहीं। जो ऑब्स्ट्रक्शंस मेरा आएगा, जो ऑब्स्ट्रक्शंस वहां पे रास्ते में मेरा आएगा, तो उसी को वो क्या होगा वहां पे, मतलब देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस, देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस। अरे हाँ या ना, बैटरी के अंदर ही कुछ रेजिस्टेंस है, बैटरी ही डिफेक्टिव है, आया समझ में, बैटरी के अंदर ही कुछ रेजिस्टेंस है, वो काम नहीं करता अच्छी तरह से। सोच रहे हो मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूं सोच रहे हो या नहीं। बैटरी के अंदर ही कुछ डिफेक्टिव पीस है जो कि मुझे यहां से आने के लिए ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। मतलब बैटरी के अंदर भी कोई रेजिस्टेंस है, बैटरी के अंदर भी कोई रेजिस्टेंस है, आया समझ में। बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, आया समझ में। बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, ये सेल जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सेल है। इलेक्ट्रोलाइट ये तुम केमिस्ट्री में पढ़े होगे, इलेक्ट्रोलाइट सेल मतलब क्या है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। दो टर्मिनल लिया, उसमें कुछ सॉल्यूशन डाला, उसमें करंट क्या हुआ, फ्लो किया, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सिर्फ यहाँ पे इतना समझो कि इंटरनल रेजिस्टेंस का काम क्या है, वही सेल में जब चार्ज मूव करता है, सेल के अंदर ही वो एक रेजिस्टेंस ऑफर व ऑपोजिशन ऑफर करता है, ऑपोजिशन आ जाता है। एक्चुअली डेफिनेशन है इसका, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल और बैटरी, और इनसाइड द सेल और बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं यहां पे, the resistance offered by the cell, offered by the cell, the resistance offered by the cell to the flow of current, to the flow of current, the resistance offered by the cell to the flow of current between the electrode, between the electrode of the cell, between the electrode of the cell is known as internal resistance, between the electrode of the cell। आया समझ में कि नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट between the electrode of the cell is known as internal resistance। इसी बैटरी के अंदर ही कुछ काम कर रहा है, इसी बैटरी के अंदर ही ये कुछ काम कर रहा है। आया समझ में यहां तक, अरे हाँ या ना। तो तुमने ईएमएफ समझा, पोटेंशियल डिफरेंस समझा और इंटरनल रेजिस्टेंस समझा। ईएमएफ कब आएगा, एक ओपन सर्किट में आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच में
दो पॉइंट के बीच का वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और याद रखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये क्लोज सर्किट में ही पॉसिबल है। जब स्विच ऑन करोगे तो ये वाला आएंगे काम पे। क्लोज सर्किट मतलब जब सर्किट में स्विच ऑन करोगे, जब सर्किट में स्विच ऑन करोगे, ऐसा समझ में नहीं, सर्किट में क्या होगा, स्विच जब ऑन करोगे तो ये वाला आएंगे काम पे। ये स्विच जब ऑफ करोगे, स्विच ऑफ मतलब ओपन सर्किट, स्विच ऑन मतलब क्लोज सर्किट। तो यहाँ पे करंट फ्लो होने पे ही, करंट फ्लो होने भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट आएगा। और ईएमएफ करंट फ्लो होने या न होने से भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना करंट के भी ये ईएमएफ आ सकता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कब है, हमने देखा कि जब हम बैटरी को लाके सर्किट में यूज किया तो हमने देखा उसी के ऊपर कोई पोटेंशियल वगैरह कम आ रहा है, तो रास्ते में कहीं पे भी हमारा क्या हो रहा है, वो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज जा रहा था ये क्या काम कर रहा था, ईएमएफ क्या कर रहा था, ईएमएफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा था। तब हमने देखा इसके कुछ कम एनर्जी दे रहे हैं, तो डिफेक्ट कहाँ पे है, नया बैटरी में डिफेक्ट कहाँ है, बैटरी पे ही डिफेक्ट है। बैटरी पे डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जब इसी बैटरी में चार्ज मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, वहां पे ही कुछ अपोजिशन आ जाता है, वहां पे ही कुछ अपोजिशन आ जाता है। जब यहां से अपोजिशन आता है कहां पे, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड में, उसी को हम बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। उसका हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। आया समझ में, मतलब बैटरी में ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट में और एक रेजिस्टेंस है। हम आगे पढ़ेंगे सर्किट का में जो रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टर होगा, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। आया समझ में यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ जो बैटरी में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है तब जाहिर सी बात है सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। सर्किट में क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। तो देखो थोड़ा सा रिलेशन में समझाता हूं क्या हो रहा है। अब एक सर्किट ये मान लो, हाँ कि नहीं, अब यहाँ पे कोई सेल या बैटरी मान लो। अब इसी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये बैटरी के अंदर होता है, हमने क्या किया, ये बाहर ले गया, तुमको समझने में इजी होगा। अच्छा मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट को बैटरी मान लिया, इसके अंदर ही बैटरी है, यहां से यहां तक बैटरी है। आया समझ में कि नहीं, यहां से यहां तक बैटरी है। इसका ईएमएफ ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर पे, करंट मेरा आई जा रहा है, इसके कैपिटल आर, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल वी, वोल्ट मीटर लगा दिया है, करंट मेरा ऐसे आई जा रहा है, आई जा रहा है। आया समझ में। अब क्या हो रहा है, टोटल ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर प्लस रजिस्टर आर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस क्या होता है, इसको यहां पे साइड कर दो, थोड़ा दिखो, मैं इसको मिटा देता हूं इस साइड को। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप across the circuit, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट। जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आर होता है, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लो या यहां से एक ही चीज है, रजिस्टर आर में क्या होगा, V लिखते हैं हम उसको, पोटेंशियल ड्रॉप को V डैश लिखते हैं और टोटल ईएमएफ को E लिखते हैं। आया समझ में मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो E इक्वल टू V प्लस V डैश हुआ तो V क्या वैल्यूज क्या होगा, करंट आई जा रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, करंट आई जा रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, प्लस V डैश मेरा क्या आ रहा था, बैटरी के अक्रॉस क्या होगा, अक्रॉस द सर्किट, सर्किट मतलब सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा, इसी इंटरनल ड्रॉप में भी पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा। तो क्या ये इसको यहाँ पे भी आई करंट आ रहा है और आर जा रहा है, क्या यही मेरा रिलेशन आएगा, क्या यही मेरा रिलेशन आएगा। इसको और एक तरीके से भी मैं लिख सकता हूं, देखो E इक्वल टू V प्लस V डैश का वैल्यूज I इंटू स्मॉल आर, देखो कितने रिलेशन आ रहे हैं, ये वाला रिलेशन होगा क्या।
अब यहां से मैं आई कॉमन ले सकता हूं, आई कॉमन लिया तो आर प्लस आर आया, तो आई इक्वल टू क्या आता है, ई बाई आर प्लस आर। आया समझ में? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर आया कि नहीं? आ रहा है। अब इसी रिलेशन को चलो, इसी रिलेशन से हम करते हैं, और एक छोटा सा चीज है हमको करने के लिए। चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक कर लो, हम बाद में करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके यहां तक कर लो, बाद में करेंगे। देखो यहां से क्या आ रहा है, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है V हमेशा E से छोटे होगा, V हमेशा E से छोटे होगा, E लेस देन ऑलवेज V जब सर्किट में करंट आता है। अच्छा स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, ये वाला मिटाता हूं, यहां से और एक कोई चीज का डिराइव करेंगे, मिटाता हूं ये वाले में। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या किया, आई इसी इक्वेशन से चलो, क्या मैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर लिख सकता हूं? ये भी एक फॉर्मूला है, मैं ये भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अरे हाँ या ना? क्या मैं यहां से आई आर इक्वल टू ई माइनस वी लिख सकता हूं? तो R इक्वल टू मैंने लिखा E माइनस वी बाई आई लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? क्या मैं यहां से R इक्वल टू E माइनस वी आई का वैल्यू V बाई आर लिख सकता हूं? इसको मिटा देता हूं ये सबको। अब R मेरा क्या हुआ, ऊपर चला गया, तो E माइनस V बाई वी आया। क्या यहां से R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E बाई वी माइनस V बाई वाई, V बाई वी, क्या ये लिख सकता हूं? तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E बाई वी माइनस 1 बन सकता है क्या मेरा? अरे हाँ या ना? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू E बाई वी माइनस 1 बन सकता है क्या मेरा? ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन एग्जाम में आता है, प्रूव करने के लिए देता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। ओपन सर्किट में करंट मेरा 0 होता है। अरे हाँ या ना? ओपन सर्किट में करंट मेरा क्या होता है, 0 होता है, तो V इक्वल टू क्या बन जाएगा, करंट 0 हुआ तो V इक्वल टू E बन जाएगा। देखो यही तो मैं लिखा हूं यहाँ से पहले से, मैंने बोला था इसको प्रूव करने के लिए। व्हेन देयर इज नो करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, करंट में सर्किट में करंट नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E आ गया। अब करंट में सर्किट में करंट है तो इसका मतलब है मुझे चार्ज कर रहा पड़ना है, एक चार्जिंग ऑफ सेल के टाइम और एक डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के टाइम। जब हम सर्किट में सेल को चार्ज कर रहे होंगे तो मेरा क्या आएगा, चार्ज के वक्त E लेस देन V आएगा, E लेस देन V है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो चार्ज होते वक्त ये क्या आता है, E लेस देन V। डिस्चार्जिंग के वक्त क्या आता है, E ग्रेटर देन V। ये दोनों को देखो अच्छी तरह से, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में E ग्रेटर देन V होता है, चार्जिंग ऑफ सेल में E लेस देन V होता है। डिस्चार्ज मतलब क्या है, जो सेल था मेरा, सेल का एनर्जी ज्यादा होता है, वो एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है डिस्चार्जिंग के टाइम, वो एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है। तो जो हमने देखा चार्जिंग के मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करते वक्त मेरा क्या होता है, E लेस देन V, मतलब उसके पास कम है, V में ज्यादा है, मतलब सर्किट में जो रेजिस्टर यूज हो रहा है वो उसमें ज्यादा है। हो गया? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन गया किसका, ईएमआई, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहां से तूने पाया। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट को चलते हैं। एक नया चीज लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या हम लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या दिखा, मान के चलो कि ये मेरा डायग्राम है, कुछ सेल्स ऐसे कनेक्ट हुए हैं, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है। करंट मेरा इधर से इधर चल रहा है,
आया समझ में? ये एक सेल, इसके मतलब ए से बी एक सेल कनेक्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल R2 है, ये ईएमएफ E2 है। आया समझ में कि नहीं? चलो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस भी ए बी के बीच में मैं कैलकुलेट करूं, क्या मैं VA माइनस BB लिखूंगा? जब मैं चार्ज को B से A, मतलब B से A तो चार्ज चला जाएगा, तो B से A जब मैं चार्ज पॉजिटिव चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे लिखूंगा? VA माइनस BB, फाइनल माइनस इनिशियल। तो VA माइनस BB से मेरा क्या मिलेगा? E1 माइनस I इंटू R1, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या है? E माइनस I है। तो VA माइनस BB क्या मिलेगा? E1 माइनस I इंटू R1। ये आया मान के चलो इक्वेशन 1। उसी तरह C से B में मूव कर रहा हूं तो VBC को मैं क्या लिखूंगा? VB माइनस BC इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2। अब ये दोनों सेल सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज कनेक्शन कैसे दिखोगे, किसे पता चलेगा? मैंने तुमको बताया था ना कि यहां से यहां तक क्या होता है, ये सेल यहां से एंड हुआ है तो ये सेल यहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये E1 सेल का स्टार्टिंग पॉइंट A पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट B है। E2 सेल का स्टार्टिंग पॉइंट B है, एंडिंग पॉइंट C है। तो VB माइनस BC क्या हो जाएगा? E2 माइनस I इंटू R2 हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब जब ये इक्वेशन 2 बनेगा तो मैंने क्या सोचा ना, VAC निकालता हूं, C से A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस BC लिखा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस BC में लिख सकता हूं क्या? तो VA माइनस VB एक आ गया प्लस VB माइनस BC एक आ गया। क्यों मैंने ये किया? क्योंकि मैंने चाहा कि यहाँ पे दो सेल है, एक इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक सेल लेके, जहां पे पॉइंट A से पॉइंट C में एक सेल बनेगा जिसका वैल्यूज होगा E इक्विवेलेंट और जिसमें I करंट जा रहा होगा और R इक्विवेलेंट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा। मैंने इसी दो सेल को एक इक्विवेलेंट डायग्राम में इक्विवेलेंट बैटरी के साथ रिप्लेस करना चाहा। अगर सेल को इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस करूंगा, मतलब दो का काम एक ही करेगा, तो उसके अंदर जो ऑपोजिशन आ रहा होगा, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आ रहा होगा, तो उसका उतना ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें भी आना चाहिए। तो मैंने इसलिए ये किया। तो मैंने यहां से दिखा कि ये डायग्राम के लिए मैं अगर VAC निकालूं, क्या मेरा VA माइनस BC ऐसे मिलेगा? तो VA माइनस B, मैंने VB को माइनस किया और फिर से R किया। तो VA माइनस BB को मैंने क्या लिखा? E1 माइनस I इंटू R1। VB माइनस BC को क्या किया मैंने? E2 माइनस I इंटू R2 कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? E1 प्लस E2 माइनस ऑफ I कॉमन लेके R1 प्लस R2, इसको ऐसे ही अरेंज कर दिया। E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। क्या ये मेरा VAC है? क्या ये मेरा VAC है? क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? अगर इसके लिए लिखूं, क्या लिखूंगा? E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, क्या मैं इस तरह लिखूंगा? VAC इक्वल टू क्या मैं लिखूंगा? E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अरे हाँ या ना? ये मेरा इक्वेशन 1 हो रहा है, अच्छा इक्वेशन 3 हो रहा है, ये मेरा इक्वेशन 4 आ रहा है। आया समझ में कि नहीं? अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट मुझे मिलेगा R1 प्लस R2। क्या मुझे ऐसे ही मिलेगा? क्या मुझे ऐसे ही मिलेगा? E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। अरे हाँ या ना? ना इसमें कुछ दिक्कत है? ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल का, अगर दो सेल मेरे सीरीज में कनेक्ट हुए हैं तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह का आएगा। मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह का आएगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? स्क्रीन को पास करके लिख लो। अगर मेरे पास इफ आई हैव n नंबर ऑफ सेल्स, अगर वो n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट हुए होंगे तो क्या मैं E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 अप टू En तक लिख सकता हूँ। E1 प्लस E2 प्लस अप टू को जहां तक En तक लिख सकता हूँ। उसी तरह R इक्विवेलेंट क्या मैं लिख सकता हूँ? R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn तक लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है?
अच्छा, अगर मेरा वहां पे क्या हुआ, एक थोड़ा सा रॉन्ग कनेक्शन हो गया। रॉन्ग कनेक्शन का मतलब, अच्छा ये कब है, जब सर्किट में ऐसे कुछ कनेक्शन होगा। ये जो दो फॉर्मूला कब है, जो सर्किट में कुछ मेरा ऐसे कनेक्शन होगा। आया समझ में? मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही होगा। तो ये वाला होगा। अगर मेरा इसके लिए, ये इसके लिए, अगर मेरा कनेक्शन कुछ ऐसे आ गया, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, कुछ कनेक्शंस मेरा ऐसे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मतलब देखो यहाँ पे इसी एक ही सेल जो मेरा रॉन्गली कनेक्ट हुआ है, याद रखो अच्छी तरह से। अगर एक सेल मेरा रॉन्गली कनेक्ट हुआ है, एक सेल मेरा रॉन्गली कनेक्ट हुआ है, तो मेरा E इक्विवेलेंट कैसे आएगा, E1 प्लस E2, जो सेल रॉन्ग में कनेक्ट हुआ है उसी को मैं माइनस करते चलूंगा। वाह, अब यहाँ पे अगर कोई सेल फिर से रॉन्गली कनेक्ट हो गया, फिर से रॉन्गली कनेक्ट हुआ, फिर से रॉन्गली कनेक्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, इसका वैल्यू मान लो E5, तो ये वाला रॉन्गली कनेक्टेड है, तो इसी को मैं माइनस लिख लूंगा, माइनस E5 ऐसे चलेगा। आया समझ में? जितना सेल मेरा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होके चला जाएगा, उसको मैं ऐड करूंगा। जो कनेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया होगा, मतलब रॉन्गली कनेक्ट हो गया होगा, उसी को फॉलो नहीं कर रहा होगा, उसी को मैं नेगेटिव में ले लूंगा। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये वाला एंट्रेंस पे आता है। आया समझ में? इफ n नंबर ऑफ सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, तो क्या होगा, ईएमएफ जितना रॉन्गली कनेक्टेड होगा सबको माइनस में डाल दो, सबको माइनस में डाल दो। आया समझ में? एक क्वेश्चन में कराता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो यहां से कर लो, मैं कराता हूं। देखो एक क्वेश्चन दिया गया था, if a circuit has n number of identical cells of EMF each, if a circuit has n number of identical cells of EMF each and m number of, and from which m number of cells are wrongly connected, m number of cells are wrongly connected. If a circuit has n number of identical cells of EMF each and from which m number of cells are wrongly connected, find and wrongly connected identical cells which of EMF which and wrongly connected in series, wrongly connected in series, total connection मेरा क्या है, सीरीज में है। Find equivalent EMF, find equivalent EMF, equivalent EMF निकालो। कैसे करेंगे, सर्किट के पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है, तो E इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, n ईच होना चाहिए, सारे को ऐड कर लो। मगर रॉन्गली कितना कनेक्टेड है, m नंबर ऑफ रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स कितने हैं, रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स, रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स कितने हैं, m है, हाँ कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, टोटल सेल्स कितने हैं, n। सो correct cells, so cells connected in correct order, so cells connected in correct order, तो क्या आ जाएगा, n माइनस m आ जाएगा। अरे हाँ, ना n माइनस m आ जाएगा, तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, जितना करेक्ट है उतना ही आएगा, n माइनस m इंटू ई। अरे ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, टोटल सेल कितना है, n है, तो उतना ही n लिख लो, उसके बाद जो रॉन्ग कनेक्ट वो माइनस में आ जाएगी, तो माइनस को अलग से ऐड कर लो, रॉन्ग करेक्ट को अलग से ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, n माइनस m इंटू ई। अरे हाँ कि नहीं, ऐसे ही होगा ना, नहीं यार ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ से, ये क्या E इक्विवेलेंट क्या n माइनस m इंटू ई होगा, क्या E इक्विवेलेंट मेरा n माइनस m इंटू ई होगा, नहीं होगा यार। देखो कैसे नहीं होगा, ये E इक्विवेलेंट यहाँ से n माइनस m इंटू ई नहीं आएगा, अगर ये लिखे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है
द सेल्स कनेक्टेड इन करेक्ट ऑर्डर, सेल्स कनेक्टेड इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में जितने भी उसी को हम ऐड करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या दिया था मैंने, जितना करेक्ट में हमें उसी को ऐड करेंगे। तो इसका मतलब हुआ तो टोटल ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, करेक्ट ऑर्डर में n माइनस एम सेल है, वो कितना ईएमएफ देंगे ना, n माइनस एम इंटू ई, माइनस जो रॉन्गली कनेक्टेड है वो भी देंगे। रॉन्गली कितने हैं ना, m इंटू ई, रॉन्गली कितने हैं m इंटू ई। ई इक्विवेलेंट एनी आना चाहिए, ई इक्विवेलेंट एनी आना चाहिए अगर सब करेक्ट में कनेक्ट होते, मगर यहाँ पे करेक्ट में कनेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ से m नंबर ऑफ सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन राइट वे, दैट इज n माइनस m इंटू ई। तो n माइनस m इंटू ई माइनस ऑफ m ई, तो मुझे मिलेगा इस तरह मिलेगा n माइनस m ई, n ई माइनस m ई माइनस m ई। तो क्या मुझे n ई माइनस 2m ई, इसका मतलब n माइनस 2m इंटू ई मिलेगा। अरे हाँ या ना, ये जनरल फॉर्मूला है। हाउ मेनी, इफ सम नंबर ऑफ सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, दैट इज n माइनस 2m इंटू ई, n माइनस 2m इंटू ई। चलो लिख लो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक नया चीज दिखेंगे, सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, सेल्स connected in parallel, सेल्स जब क्या होंगे, पैरेलल पे कनेक्ट होंगे, वहां सेल्स मेरा पैरेलल पे कनेक्ट हुए। तो डायग्राम में इस तरह कर सकता हूं, यहां पे कोई सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ मेरा E1 है। अब इधर भी कोई सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ईएमएफ E2 है। यहाँ से करंट I जा रहा है, करंट मेरा I, अच्छा इधर से जा रहा है, सोच ले इधर से करंट जा रहा है सॉरी इधर I1 इधर I2, करंट आया यहाँ से I आ रहा था, ये I2 I1 इधर I, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये टर्मिनल मेरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो अगर ये इस तरह का हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूं, अच्छा मान के चलो कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। अरे हाँ या ना, यहां से ऐसे कर सकते हैं हम, हुआ एक ही चीज है, ये R1 है, इसका ईएमएफ E1 है, ये R2 है, इसका ईएमएफ भी V2 है। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, क्या समझ में। वहां पे जो डायग्राम था, क्या मेरा डायग्राम इस तरह था, मैं ये से इसे कर सकता हूँ इस तरह का, सॉरी करेक्शन कर दो इस डायग्राम पे, वहां पे जो डायग्राम किए थे करेक्शन कर सकते हो। यहाँ से आया, ये मेरा C पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, ये मेरा A पॉइंट, करंट मेरा इस तरह जा रहा था, आया समझ में। चलो कर सकते हो। अब इसको देखते हैं पैरेलल कनेक्शन से। जब मैं ऊपर ब्रांच के लिए मैं निकालूं, जब मैं ऊपर ब्रांच के लिए निकालूं पोटेंशियल, तो क्या मैं V इक्वल टू ई माइनस E1 माइनस आई इंटू R1 लिख सकता हूं। E माइनस, अच्छा तो यहाँ पे EMF दोनों सेम होगा, यहाँ पे EMF दोनों सेम होगा, क्यों सेम होगा ना, ये पैरेलल कनेक्शन पे है। पैरेलल कनेक्शन पे दोनों बैटरी का EMF मेरा सेम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बाय EMF मेरा क्या होना चाहिए, सेम हो, सॉरी EMF अलग है, EMF अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पैरेलल कनेक्शंस पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ब्रांच पे सेम आएगा, करंट डिफर करेगा, दोनों बैटरी जैसे ही मैं डिफरेंट ले आऊं तो E1 E2 आएगा। माफ करना बच्चों, थोड़ा गलती हो गया। तो V इक्वल क्या आया, E1 माइनस I इंटू R1। तो सेकंड के लिए मैं क्या लिखूं ना, E2 माइनस I2 इंटू R2, यही वाला आएगा क्या मेरा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो अब क्या तो होता है, यहाँ से I1 निकालो, क्या मैं लिख सकता हूँ I1 इंटू R1 इक्वल टू E1 माइनस V। तो I1 इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1। क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस V, I2 इक्वल टू E2 माइनस V बाई R2, इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन 1। क्या मैं लिख सकता हूँ, मुझे पैरेलल कनेक्शन में मुझे पता है I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 के जगह मैं लिख रहा हूँ E1 माइनस V बाई R1, E2 माइनस V बाई R2।
अरे हाँ या ना, तो क्या मैं E1/R1 माइनस V/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R2 कर सकता हूं? अरे हाँ या ना, क्या यहां से मैं I इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 एक टर्म को अलग कर सकता हूं, माइनस V कॉमन गया तो 1/R1 प्लस 1/R2 में कर सकता हूं? अरे हाँ या ना, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। अभी मैं क्या ये कर सकता हूं, इसको इधर ले आऊं, V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस I कर सकता हूं क्या मैं? तो यहां से एलसीएम गया R1 R2, ऊपर में आएगा R1 प्लस R2, हाँ कि नहीं? अब यहां से क्या आ रहा है, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस I आ सकता है क्या? अरे हाँ या ना, चलो चेक कर लो अच्छी तरह से, चेक कर लो अच्छी तरह से। और एक लाइन पे मैं लिख सकता हूं VR1 प्लस R2 बाई R1 R2 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आया R1 R2, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I। क्या मेरा V का वैल्यूज E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2, यहां से मल्टीप्लाई हुआ R1 R2 बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2। क्या इसी तरह होगा? अब R1 से R2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो V इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। क्या तुमको ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते चले लग रहे हैं? क्या ये दो रजिस्टर जिसका वैल्यूज ये बाई R1 था और ये R2 है, क्या ये दोनों तुमको पैरेलल पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है? जब पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो क्या ये दोनों मेरे, जब पैरेलल में कनेक्ट होगा, क्या ये दोनों मेरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना ही देगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2? अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो, इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम हम बनाते हैं। अब दोनों सेल को मैंने एक करके रिप्रेजेंट करना है, तो क्या मेरा ये ऐसे कर सकते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब इसका E इक्विवेलेंट और इसका R इक्विवेलेंट, तो इसके, अच्छा ये वाला को इक्वेशन 1 दे दो। अब इसके लिए हम लिखेंगे, तो क्या मैं V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट लिखूंगा? ऐसे करते हैं, ये R, ये E, यहां से कोऑर्डिनेट I, तो E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट लिखूंगा, इसको इक्वेशन 2 बनाते हैं। अब जब दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या मेरा E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 बाई R1 प्लस R2 आएगा, और R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आएगा। क्या आएंगे ये मेरा? अरे हाँ या ना, आएंगे यहां से। आया समझ नहीं? चलो लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। यहां से मैं एक कंक्लूजन लिखता हूं। ये दोनों पार्ट को अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो मेरा ये मिलेगा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अप टू कहां तक चलेंगे, EN बाई RN। E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 कहां मिलेंगे, EN बाई RN। 1 बाई R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसे 1 बाई RN तक चलेगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, हो गया क्या यहां तक? चलो अब ये n नंबर ऑफ सेल्स के लिए है। अगर 2 सेल्स के लिए लिखेंगे तो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2।
1/R इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2। आया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो हो गया क्या यहां तक? स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही था। हमने सेल का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में सेल का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मतलब कहां पे मैक्सिमम करंट आएगा। सीरीज में कनेक्ट हुआ तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट हुआ तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे। वाह, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। वाह, आया समझ में? आज के क्लास में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखो। वाह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नया चीज के साथ। थैंक यू।